हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं 180 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। आज भी कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। 1880 में भारतीय काल आयोग ने कहा था, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में बहुत कम लोग खेती कर रहे हैं। मौजूदा दौर में भी यह कथन सही ठहरता है। हालांकि किसानों और खेती करने वाले कामगारों का प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन 1947 के बाद से इनकी संख्या 3 गुना हो गई है। इससे ही तुलनात्मक भत्ते कम हुए हैं। भूमि बंटवारे के चलते प्रति किसान कृषि पैदावार भी कम हुई है। आज खेत का औसत आकार मात्र 1 एकड़ रह गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि बड़ी संख्या में निर्माण क्षेत्र जैसे कम कौशल वाले क्षेत्र ही और कामगारों ने रुख किया है या करने को मजबूर है। आज जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 15.6% है और गिरावट जारी है। आज भी यह आधार है देश की 60% आबादी की आजीविका का। भारत भले ही इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना संजोए हो, लेकिन इसका एक वर्ग इससे अलग थलग पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता विभाग के मुताबिक भले ही भारत के लगभग सभी गांवों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया हो, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के 76वें राउंड के अनुसार इसकी पुष्टि नहीं करते। सर्वे के सितंबर 2018 तक जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में 28.7% घरों में शौचालय नहीं है, जबकि 32% घर खुले में शौच की आदत अभी भी नहीं छोड़ पाए हैं। यह दर्शाता है कि समस्या उन जगहों पर भी है जहां पर घरों में शौचालय बने हैं। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में ही घर घर शौचालय का लक्ष्य 100% हासिल किया गया है। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा के विधानसभा चुनाव चरम पर है। दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता वापसी के लिए पूरा दम लगा रही है, किंतु महाराष्ट्र चुनाव की चिंता भाजपा को हरियाणा से कहीं ज्यादा है। तभी तो उसने पूरी ताकत झोंक रखी है और राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए हर मोर्चे पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उम्मीद से कहीं ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वह इसलिए कि भाजपा को हरियाणा में राह आसान लग रही है, पर महाराष्ट्र में कठिन। यहां भाजपा की लड़ाई कांग्रेस व एनसीपी के महागठबंधन के साथ सहयोगी शिवसेना से भी है, जो अंदर खाने भाजपा को पीछे धकेलने में जुटी है। महायुति के बावजूद शिवसेना अपने बूते चुनाव मैदान में है। भाजपा से अलग घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही शिवसैनिकों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव दांव खेल रही है। यदि शिवसेना पिछले बार से ज्यादा सीटें लाने में सफल रही तो सरकार में बड़ी हिस्सेदारी के लिए ताल ठोक देगी। यह आशंका टालने और पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए भाजपा अकेले ही साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। भाजपा 150 सीटों पर तो 14 सीटों पर उनके चिन्ह पर सहयोगी दल लड़ रहे हैं। वहीं शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में बस 40 लाख से ज्यादा हिंदी उत्तर भारतीयों और प्रवासी राजस्थानियों के वोट के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई जिलों से जिला स्तरीय नेताओं तक को मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रखा है। इधर पार्टी के अंदरूनी संकटों और खींचतान से जूझ रही कांग्रेस और एनसीपी भी वर्चस्व के वजूद की लड़ाई मानकर सत्ता के लिए सब कुछ झोंक रहे हैं। परिस्थितियां भले इनके खिलाफ है, पर महाराष्ट्र में जिंदा रहने के लिए जीत ही अंतिम विकल्प है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122, शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी 42 व 41 सीटें हासिल कर सकी थी। इस चुनाव में प्रदेश के 6 अंचलों में 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को हो रहे मतदान से पूर्व कैसी है राजनीतिक तस्वीर, जानिए पत्रिका में। कोई भी आदेश बिना कारण नहीं होते। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के असम राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला के 7 दिन में मध्य प्रदेश तबादला करने के निर्देश का कारण पूछने का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यह देते हैं तो कई तरह की चर्चाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही हजेला विवादों के घेरे में थे। सबूत देने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया कि एनआरसी के नाम पर असम की भाजपा सरकार बंगालियों को असम से भगाने की कोशिश कर रही है। ये भी शिकायतें सामने आई कि बड़ी संख्या में बंगला भाषी, हिंदी भाषी, गोरखा और यहाँ तक कि असमी भी इस रजिस्टर से बाहर कर दिए गए हैं। असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी प्रतीक हजेला को एनआरसी प्रतिक्रिया के दौरान व बाद में राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों के निशाने पर भी थे। असम
में एनआरसी की अंतिम सूची में 19 लाख से ज़्यादा लोग जगह नहीं बना पाए थे। पिछले माह उनके प्रतीक हजेला एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जहां कहा गया था कि वे पूर्वाग्रह से काम कर रहे हैं। हालांकि यहां यह भी कहा जा रहा है कि हजेला पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। पैरा सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश ऐसे वक्त में आए हैं जब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा देश भर में एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। असम में भी एनआरसी से बाहर किए गए लोगों की संख्या को वह कम मानती है। वहीं तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की नाराजगी की वजह यह थी कि एनआरसी में बड़ी संख्या में गलत तरीके से लोगों को बाहर किया गया है। सवाल यह है कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा था, तो फिर ऐसी गड़बड़ियों की शिकायतें क्यों? समय समय पर मीडिया में भी इन बातों को उजागर किया था कि किस तरह से पात्रता रखने के बावजूद एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हजेला के तबादले का ठोस कारण नहीं बताने से इन धारणाओं को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये गड़बड़ियां भी तबादले की वजह हो सकता है। बहरहाल हजेला के तबादले के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन एनआरसी जैसे शिगुफी छोड़ने वाली राजनीतिक दलों व राजनेताओं को भी चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया किसी भी अनावश्यक परेशानी का कारण न बने। राजस्थान के 10 जिलों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर यूं तो समूचे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से इसकी हालत दयनीय हो गई है। वर्षों से रख रखाव नहीं होने के कारण प्रदेश के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इस नहर का बदहाल सूरत की अब जाकर सुध ली गई है। सरकार ने 3,200 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट इसके लिए मंजूर किया है, पर सवाल यही है कि क्या काम वक्त पर पूरा हो पाएगा? समय पर काम पूरा हुआ तो अगले मानसून के बाद प्रदेश को 5,000 क्यूसेक से अधिक पानी मिल सकता है। मरम्मत का काम बड़ा होने के कारण इस बार संभवतः नहरबंदी भी सर्वाधिक 70 दिन की होने की चर्चा है। हालांकि अधिकारी अभी नहरबंदी की अवधि के बारे में कुछ स्पष्ट बताने से बच रहे हैं। रबी की फसलें तो मार्च तक पक ही जाएंगी, लेकिन खरीफ की प्रमुख फसल की बिजाई इस बंदी से प्रभावित होने की आशंका है। मार्च से जून में लंबी बंदी लेने पर किन्नू सहित अन्य फलों के बागों पर भी विपरीत असर पड़ेगा। हालांकि एक माह तक पूर्ण नहरबंदी के बाद 2500 क्यूसेक पानी प्रवाहित करने की योजना है, जिसका उपयोग सिर्फ पेयजल के लिए होगा। लेकिन सवाल यही है कि किन्नू और अन्य फलों के बाग कैसे बच पाएंगे। फिलहाल विभागीय अधिकारियों के पास भी इन बागों को बचाने की कोई योजना नहीं है। थोड़ा बहुत सहारा किसानों के खेतों में बनी डिग्गियां हो सकती है, लेकिन इन डिग्गियों की क्षमता भी इतनी नहीं कि बाग बचाए जा सकें। विकल्प के रूप में किसानों को नहरबंदी से पूर्व पानी जमा करने की छूट दी जा सकती है। किसानों को भी नहरबंदी के हालात को समझते हुए बागवानी को बचाने के उपाय समय रहते करते रहना चाहिए। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर दोनों जिले कृषि प्रधान है। ऐसे में यहाँ का कृषिगत ढांचा पूरी तरह चरमरा नहीं जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को इसका भी ख्याल करना होगा। पाई स्टॉप।